नमस्कार। हम इस साल के कुछ सबसे बड़े इवेंट्स पर एक नजर डालने जा रहे हैं। हमारे पास राजनीति, विज्ञान और कल्चर की दुनिया से जुड़े कई सारे सोर्सेस का कलेक्शन है और आज का मकसद सिर्फ हेडलाइंस दोहराना नहीं है। हम इन खबरों के पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं। क्योंकि अगर 2025 को एक लाइन में समेटना हो तो ऐसा लगता है कि ये वो साल था जब हर जगह पुराने तौर तरीकों को, ओल्ड गार्ड को चैलेंज किया जा रहा था। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। ये एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। 2025 में वाकई यही हुआ। चाहे वो वॉशिंगटन हो, बर्लिन हो, अंतरिक्ष की दौड़ हो या फिर मुंबई का फिल्म उद्योग, हर जगह एक एस्टैब्लिश सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे थे। जो बातें पहले पत्थर की लकीर मानी जाती थी, इस साल वो रेत पर खींची लकीरों जैसी लगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव जो अलग अलग दिखते हैं, वो असल में एक ही कहानी कह रहे हैं, द ओल्ड रूल्स नो लॉन्गर अप्लाई। तो इसी थीम से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिकल शेकअप तो अमेरिका में हुआ। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जाहिर है उनके आने से पॉलिसीज में एक बड़ा शिफ्ट तो आना ही था, खासकर घरेलू ऊर्जा और व्यापार को लेकर। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति का सत्ता में आना नहीं था, ये उस पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक और झटका था जो पिछले कुछ सालों से लगातार चैलेंजेस फेस कर रहा है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल डोमेस्टिक फोकस के साथ शुरू हुआ, लेकिन जिस चीज ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था नवंबर में एप्स्टीन फाइलों का जारी होना। ये वो अदालती दस्तावेज थे जिनमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे और इसने सत्ता के गलियारों में एक भूचाल ला दिया था। और ये ओल्ड गार्ड को चैलेंज करने वाली लहर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकी, यूरोप में भी यही पैटर्न दिखा, है ना? जर्मनी, जो यूरोप का पावर हाउस माना जाता है, वहाँ भी एक बड़ा बदलाव आया। जर्मनी में एंजेला मर्केल के लंबे युग के बाद सोशल डेमोक्रेट्स की सरकार थी, लेकिन फरवरी के चुनावों के नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। मई में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने, जो एक सेंटर राइट नेता हैं। इसका सीधा असर पूरे यूरोपीय संघ की दिशा पर पड़ा। उसी समय पोलैंड ने ईयू परिषद की अध्यक्षता संभाली और उनका पूरा फोकस रूस के खतरे को देखते हुए पूर्वी यूरोप की सुरक्षा पर था। तो आप देख सकती हैं कि कैसे यूरोप का पावर सेंटर और उसकी प्रायोरिटीज दोनों बदल रही थी। अच्छा, तो एक तरफ ये शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में पुराने संघर्षों को सुलझाने की कोशिशें भी चल रही थीं, पर शायद उतने कामयाब नहीं हुए जैसे गाजा में। गाजा की स्थिति इस साल बहुत नाजुक बनी रही। 2025 की शुरुआत में एक युद्ध विराम समझौता हुआ जरूर, लेकिन वो कागज पर ज्यादा मजबूत था, जमीन पर कम। मानवीय संकट इतना गहरा था कि वो किसी भी छोटी सी चिंगारी से फिर भड़क सकता था। दूसरी तरफ यूक्रेन में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को शांति की मेज पर लाने की गंभीर कोशिशें हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन यह एक बहुत धीमी और मुश्किल प्रक्रिया साबित हुई। और ये तनाव हमारे पड़ोस में भी महसूस हुआ। मई में जम्मू कश्मीर में एक हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन अचानक बहुत बढ़ गया था। कुछ दिनों के लिए माहौल काफी गर्म हो गया था। वो कुछ दिन बहुत क्रिटिकल थे। ये दिखाता है कि क्षेत्र में शांति कितनी भंगुर है। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल्स ने तेजी से काम किया और युद्ध विराम हो गया, लेकिन ये घटना इस बात का रिमाइंडर थी कि पुराने घाव अभी भी कितने ताजा हैं और हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। वैश्विक मंच पर एक और संस्था में एक युग का अंत हुआ, वो है वेटिकन। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद एक नए पोप का चुनाव हुआ। हाँ, कार्डिनल रॉबर्ट विवोस्ट को नया पोप चुना गया और उन्होंने लियो 14 नाम ग्रहण किया। ये कैथोलिक चर्च के लिए बहुत बड़ा पल था, क्योंकि ये 2025 के जुबली वर्ष के साथ हुआ, जो हर 25 साल में एक बार आता है। पोप फ्रांसिस अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते थे, तो अब दुनिया की नजरें इस पर हैं कि पोप लियो 14 चर्च को किस दिशा में ले जाते हैं। ये भी एक तरह से पुराने तौर तरीकों और नई चुनौतियों के बीच एक संतुलन खोजने जैसा है। तो राजनीति में तो सत्ता बदल रही थी, लेकिन एक और दौड़ थी जिसमें इस साल दुनिया की नजरें थी, और वो दौड़ अंतरिक्ष की थी। यहाँ भारत ने वाकई कमाल कर दिखाया। आईएसआरओ के लिए ये साल जबरदस्त रहा। जबरदस्त से भी बढ़कर आईएसआरओ ने इस साल वो कर दिखाया जो दशकों से स्पेस टेक्नोलॉजी का, आप कह सकते हैं, होली ग्रेल माना जाता रहा है। जनवरी में स्पैडेक्स प्रयोग के साथ। स्पैडेक्स, यहीं पे मुझे थोड़ा और जानना है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, पर इसका मतलब क्या है? मतलब आम भाषा में ये इतना बड़ा क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, दो ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए 2 सैटेलाइट्स, जो
28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें अंतरिक्ष में आपस में जोड़ना। बिना टकराए। स्पीडएक्स में इसरो ने यही किया। या भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने, सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही रिफ्यूल करने और बड़े स्ट्रक्चर्स को स्पेस में असेंबल करने का दरवाजा खोलता है। ये भारत को दुनिया के चुनिंदा स्पेस पावर्स के क्लब में मजबूती से खड़ा कर देता है। वाह, ओके, अब समझ आया कि ये इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है। और फिर जुलाई में NISR का बड़ा लॉन्च हुआ, नासा इसरो का जॉइंट सैटेलाइट। कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी को देखने का हमारा तरीका बदल देगा। कैसे? निसार में एक खास तरह की तकनीक है जिसे सिंथेटिक एपर्चर रडार या सार कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बादलों और अंधेरे को भेद कर पृथ्वी की सतह की तस्वीरें ले सकता है, और वो भी सेंटीमीटर्स के फ्रैक्शन तक की सटीकता से। इसका मतलब है कि हम भूकंप आने से पहले जमीन में हो रही सूक्ष्म हलचल को माप सकते हैं, ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं इसका सटीक हिसाब रख सकते हैं, और जंगलों की कटाई पर रियल टाइम में नजर रख सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज और आपदा प्रबंधन के लिए एक गेम चेंजर है। ये दिलचस्प है कि एक तरफ इसरो जैसी सरकारी एजेंसियां ये कमाल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां भी पीछे नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष अब सिर्फ सरकारों का मैदान नहीं रहा। बिल्कुल, यही इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड था, अंतरिक्ष का लोकतंत्रीकरण। स्पेसएक्स के स्टारशिप ने कई सफल ऑर्बिटल उड़ानें भरी, जो उसे मंगल मिशन के एक कदम और करीब ले गया। और सालों के इंतजार के बाद जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट ने भी अपनी पहली उड़ान भरी। इस साल कई छोटे प्राइवेट रोबोटिक लैंडर्स भी चांद पर पहुंचे। तो क्या इसका मतलब है कि अब इनोवेशन सरकारी एजेंसियों से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से आएगा? क्या ये नासा और आइसरो जैसी संस्थाओं के लिए एक चुनौती है? मैं इसे चुनौती से ज्यादा एक नए इकोसिस्टम की शुरुआत कहूंगा। ये असल में एक हाइब्रिड मॉडल है। प्राइवेट कंपनियां एग्जीक्यूशन और लॉन्चिंग में तेज और सस्ती हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल, जो फंडामेंटल साइंस वाली रिसर्च है, वो अभी भी सरकारी एजेंसियां ही फंड कर रही हैं। तो ये कंपटीशन भी है और कोलैबोरेशन भी। लेकिन हाँ, अंतरिक्ष अन्वेषण का पुराना सरकार केंद्रित मॉडल अब हमेशा के लिए बदल गया है। अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं। यहाँ भी भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे थे। फ्रांस ने एक ग्लोबल AI समिट की मेजबानी की। हाँ, और ये बहुत जरूरी था। AI अब हर इंडस्ट्री में घुस चुका है और दुनिया को इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाने की सख्त जरूरत थी। इस समिट में इंटेलिजेंट एज के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तय किए गए। मकसद ये था कि AI का विकास इंसानी कंट्रोल में रहे और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और विज्ञान की दुनिया से एक खबर ऐसी आई जो सीधे साइंस फिक्शन से निकली लगती है। मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, किसी कृत्रिम गर्भ को लेकर। ये असल में है क्या? ये वाकई हैरान करने वाली खोज है। मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने मार्सुपियल्स यानी कंगारू जैसे थैली वाले जानवरों के लिए दुनिया का पहला सफल कृत्रिम गर्भ बनाया। उन्होंने विलुप्त हो चुके थाइलेसीन या तस्मानियन टाइगर के DNA का इस्तेमाल करके एक भ्रूण विकसित किया और उसे इस कृत्रिम गर्भ में कुछ समय तक जीवित रखा। ये डी एक्सटिंक्शन साइंस में एक बहुत बड़ा कदम है। ये अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये इस संभावना को जन्म देता है कि भविष्य में हम विलुप्त प्रजातियों को वापस ला सकते हैं। कमाल है। मतलब जुरासिक पार्क अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी। खैर, विज्ञान और राजनीति से हटकर अब उन पलों की बात करते हैं जिन्होंने इस साल लोगों को जोड़ा, जश्न मनाने का मौका दिया। और भारत के लिए खेल में एक बहुत बड़ा पल आया। निश्चित रूप से नवंबर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला विश्व कप जीता। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। सालों की मेहनत, कई करीबी हारों के बाद मिली ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये देश में लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। पूरे देश में जो जश्न का माहौल था वो वाकई देखने लायक था। और मनोरंजन की दुनिया में एक रियूनियन हुआ जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। BTS वापस आ गया। हाँ, 1 जुलाई को BTS के सभी 7 सदस्य अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी करके एक साथ लौटे और उन्होंने आते ही 2026 के लिए एक विशाल वर्ल्ड टूर की घोषणा कर दी। ये पॉप कल्चर का एक ग्लोबल मूवमेंट था। इसने दिखाया कि कुछ फैन बेस समय और दूरी से परे होते हैं। दुनिया में एक और लंबा इंतजार खत्म हुआ। काहिरा का ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम आखिरकार खुल गया। बिल्कुल, दशकों की प्लानिंग और सालों के निर्माण के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय नवंबर में आम लोगों के लिए खुल गया।
अब तूतनखामून के मकबरे से मिले सारे मतलब 5000 से ज्यादा खजाने एक ही छत के नीचे देखे जा सकते हैं। ये इतिहास और संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। तो ये साल नई शुरुआत का साल रहा, लेकिन कुछ चीजें खत्म भी हुई। जैसे अमेरिका में 1 सेंट का सिक्का यानी पेनी। ये एक छोटी सी खबर लगती है, लेकिन इसका सिंबोलिज्म बहुत बड़ा है। 12 नवंबर को अमेरिका ने अपनी आखिरी पेनी बनाई। वजह सीधी सीधी, एक पेनी को बनाने में लगभग 3 सेंट का खर्च आ रहा था। ये सिर्फ एक सिक्के का अंत नहीं है, ये असल में इस बात का प्रतीक है कि दशकों की मुद्रास्फीति ने सबसे छोटी फिजिकल करेंसी को अप्रासंगिक बना दिया है। साथ ही ये डिजिटल पेमेंट की तरफ समाज के बढ़ते झुकाव का भी एक स्पष्ट संकेत है। सवाल यह है कि जब सबसे छोटा सिक्का खत्म हो जाता है तो एक पूरी तरह कैशलेस समाज कितना दूर है। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब उस दुनिया की बात करते हैं जो हमारे देश में हमेशा चर्चा में रहती है, बॉलीवुड। यहाँ भी पुराने तौर तरीकों को चुनौती वाली थीम इस साल बहुत साफ नजर आई। 100%। इस साल बॉलीवुड में सबसे बड़ी कहानी यही थी, स्टार पावर का पीका पड़ना और कंटेंट का किंग बनना। दर्शकों ने साफ संदेश दिया कि अब वो सिर्फ बड़े नाम देखने के लिए थिएटर नहीं आएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद इस साल की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों के नतीजों में दिखा। एक तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर ने 1100 करोड़ कमाए, जिसे उनकी वापसी कहा जा रहा है। विकी कौशल की छावा भी सुपरहिट रही, लेकिन असली कहानी तो दूसरी तरफ है। बिल्कुल, असली कहानी सैयारा जैसी फिल्म की सफलता में है। आहान पांडे जैसे नए चेहरे के साथ एक छोटे बजट की फिल्म, लेकिन जिसकी कहानी और संगीत ने लोगों का दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ सलमान खान की सिकंदर, कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित इमरजेंसी और यहां तक कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे मेगा स्टार्स वाली वॉर 2 भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। तो ये पैटर्न क्या बताता है? क्या ये ओटीटी के आने से दर्शकों के टेस्ट में आए बदलाव का नतीजा है, जो अब ज्यादा परिपक्व कहानियों की मांग कर रहे हैं? ये कई चीजों का मिश्रण है। ओटीटी ने निश्चित रूप से दर्शकों को दुनिया भर के कंटेंट का एक्सपोजर दिया है, इसलिए वो पुराने फॉर्मूले वाली कहानियों से ऊब चुके हैं। दूसरा, टिकट की बढ़ती कीमतों के कारण दर्शक अब बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं। वो सिर्फ स्टार के चेहरे पर नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी पर दांव लगाना चाहते हैं। यह बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के लिए एक वेकअप कॉल है कि अब उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये बहस सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं रही, अवार्ड्स में भी दिखी। IFA में लापता लेडीज ने बेस्ट फिल्म समेत 10 अवार्ड जीते, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन को मिलने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हाँ, क्योंकि कई लोगों को लगा कि श्रीकांत के लिए राजकुमार राव या लापता लेडीज के एक्टर्स का परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा दमदार था। ये दिखाता है कि दर्शक अब पैसिव कंज्यूमर नहीं है, वो अपनी राय रखते हैं और अवार्ड्स की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते हैं। इंडस्ट्री के अंदर से भी एक बड़ी बहस छिड़ी। दीपिका पादुकोण ने जब 8 घंटे की शिफ्ट की मांग करते हुए स्पिरिट और कल की 2898 AD की सीक्वल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़े तो सब हैरान रह गए। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था। बॉलीवुड में 12-14 घंटे काम करना नॉर्मल माना जाता है। दीपिका जैसे बड़े स्टार का वर्क लाइफ बैलेंस और प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स पर स्टैंड लेना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक शॉक था। इसने एक्टर्स, टेक्नीशियंस और क्रू मेंबर्स के श्रम अधिकारों पर एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू की, जो हमेशा से नजरअंदाज की जाती रही है। और इन सब के बीच एक स्टार किड ने एक अलग रास्ता चुना। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन में डेब्यू किया। और ये भी उसी थीम से जुड़ता है। उनकी नेटफ्लिक्स सीरीज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड एक ग्रिटी रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा थी, जो टिपिकल बॉलीवुड लॉन्च से बहुत अलग थी। इसे काफी सराहा भी गया। ये दिखाता है कि नई पीढ़ी सिर्फ अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय अपनी खुद की पहचान अपनी शर्तों पर बनाना चाहती है। ये भी तो पुराने तौर तरीकों को एक चुनौती है। तो अगर हम 2025 की इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें, वैश्विक राजनीति में बदलाव, अंतरिक्ष में प्राइवेट कंपनियों की दौड़ और बॉलीवुड में दर्शकों का बदलता मिजाज, तो एक बात साफ है, ये बदलाव का साल था। एक ऐसा साल जिसमें पुराने समीकरणों को तोड़ा गया और नई संभावनाओं ने जन्म लिया। ये विरोधाभासों से भरा साल भी था। एक तरफ हम शांति वार्ता की कोशिशें देख रहे थे, तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव भी। एक तरफ इंसान अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तो दूसरी तरफ धरती पर एक छोटे से सिक्के का वजूद खत्म हो रहा था। हर घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या हमारे पुराने सिस्टम और पुरानी सोच आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हैं।
और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस साल हमने पृथ्वी की निगरानी के लिए NISAR जैसे अभूतपूर्व सैटेलाइट के लॉन्च और AIS सुरक्षा मानकों पर हुए वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में जाना। जरा सोचिए, जब हमारे पास पूरी दुनिया पर नजर रखने की ऐसी तकनीक होगी और AI उसे तुरंत एनालाइज कर सकेगा, तो ये कॉम्बिनेशन आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और संघर्ष समाधान को कैसे नया आकार दे सकता है। क्या यह देशों के बीच पारदर्शिता बढ़ाकर शांति लाएगा या फिर एक ग्लोबल सर्वेलेंस स्टेट का खतरा पैदा करेगा? इस पावर को संभालने के लिए हमें किस तरह के नए ग्लोबल समझौतों की जरूरत पड़ेगी?